हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का एमजीटी एजुकेशन में। साथियों, आज है 28 फरवरी और आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे 28 फरवरी 2025 के मोस्ट इंपोर्टेंट डेली करंट अफेयर के क्वेश्चंस के बारे में। 28 फरवरी विज्ञान के रूप में जाना जाता है। आज है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, तो इसके बारे में भी हम लोग आज बात करेंगे। खैर, सबसे पहले शुरुआत अपने पुराने सेगमेंट रिवीजन से। कल हम लोगों ने जो चीजें पढ़ा था उसका 1 मिनट में पहले रिवाइज करेंगे, उसके बाद फिर आज की तरफ बढ़ेंगे। तो कल हम लोगों ने पढ़ा था विश्व एनजीओ दिवस कब मनाया जाता है, 27 फरवरी को, एम्पावरिंग ग्रास रूट मूवमेंट फॉर ए सस्टेनेबल फ्यूचर, इस थीम के साथ। एक रिपोर्ट के अनुसार 2025 में किस देश का पासपोर्ट सबसे महंगा है? तो सबसे कॉस्टली पासपोर्ट है मैक्सिको का, फिर ऑस्ट्रेलिया का, फिर है अमेरिका का। सबसे सस्ते पासपोर्ट में यूएई का है, फिर भारत का है सेकंड सबसे ज्यादा सस्ता। इसके अलावा नासा ने चंद्र मिशन एथेना लॉन्च किया है। तो यूनिलीवर के नए सीईओ बन गए हैं फर्नांडो फर्नांडीज। लगातार 7वीं बार इंदौर सबसे स्वच्छ शहर बनकर आई है भारत की। 9वां संस्करण रिपोर्ट जारी किया गया स्वच्छ शहरों का। पीएम मोदी ने असम में आयोजित अब तक के सबसे बड़े झुमूर कार्यक्रम में हिस्सा लिया। और एमपी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में टोटल 26.6 ट्रिलियन रुपए का निवेश प्राप्त हुआ। संयुक्त राष्ट्र की महिला शांति सैनिकों के लिए पहला सम्मेलन नई दिल्ली में आयोजित हुआ। देश में वैश्विक स्तर पर स्तन कैंसर के सबसे अधिक मामले ऑस्ट्रेलिया में हैं। अब ये तो थे टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चन। कल की वीडियो से टॉप 9 ही थे कल, जिनका आपने रिवीजन किया। इसकी क्विज पीडीएफ आपने एमजेटी ऐप से सॉल्व कर लिया होगा। नहीं किया है, फटाफट से जाओ फ्री में एमजेटी ऐप पर इसकी क्विज और पीडीएफ प्राप्त करो। शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, इत्मीनान से आ जाइए, कॉपी पेन लेकर के बैठ जाइए। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 28 फरवरी को। 28 फरवरी को साथियों एक महान वैज्ञानिक रहे भारत के सीवी रमन जी ने, इनकी याद में मनाया जाता है। इन्होंने इस दिन रमन इफेक्ट को इंट्रोड्यूस किया था। ध्यान रहे, इनकी जयंती पर नहीं मनाया जाता है ये दिवस। ये दिवस जयंती पर नहीं मनाया जाता है। ये दिवस इनकी खोज पर मनाया जाता है। ठीक है ना? तो खोज पर मनाया जाता है, ये बात ध्यान रखना। किसकी खोज पर? रमन इफेक्ट की। रमन इफेक्ट इन्होंने खोजा था, इस दिन इंट्रोड्यूस किया था। कब इंट्रोड्यूस किया था? 1928 में। और आगे चल करके 2 साल बाद 1930 में इनको इसके लिए नोबेल मिला था, भौतिकी का नोबेल। तो भौतिकी के लिए नोबेल पाने वाले पहले भारतीय थे ये। ठीक है ना? पहले भारतीय भी बने, पहले भारतीय बने साइंस के क्षेत्र में नोबेल प्राप्त करने वाले। पहले भारतीय नोबेल प्राप्त करने वाले या पहले एशियाई साहित्य के क्षेत्र में नोबेल प्राप्त करने वाले थे रविंद्रनाथ टैगोर जी। 1913 में मिला था गीतांजलि के लिए। लेकिन साइंस के फील्ड में पहले भारतीय कौन बने? ये बने थे सीवी रमन जी। ठीक है, 1930 में इनको नोबेल मिला था। खैर, 28 फरवरी 1928 को इन्होंने रमन इफेक्ट की खोज की थी। इस बार की थीम रखी गई है एम्पावरिंग इंडियन यूथ फॉर ग्लोबल लीडरशिप इन साइंस एंड इनोवेशन फॉर विकसित भारत। ठीक है। अच्छा, पहली बार 28 फरवरी 1997 में ये दिवस मनाया गया था। उसके बाद से हर साल मनाया जाने लगा। सीवी रमन जी की अगर बात करें, सीवी रमन की बात करें अगर, तो सीवी रमन को भारत रत्न भी मिल चुका है। इनको पहला भारत रत्न मिला था। ठीक है ना? मतलब पहला मतलब कि जैसे कि सबसे पहले 3 को मिला, तो 3 में उसमें सीवी रमन भी थे, राजगोपालाचारी जी भी थे और सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी भी थे। तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को पहला, फिर इनको दूसरा और राजगोपालाचारी जी को तीसरा। मतलब तीनों को उसी साल मिला। पहला एक टाइप से कह भी सकते हैं, नहीं भी कह सकते हैं। अगर बहुत फोर्सफुली पूछा जाए कि पहला भारत रत्न किसे मिला था, तो हमेशा सर्वपल्ली राधाकृष्णन का नाम आप बताना। लेकिन अगर पूछा जाए 1954 में किसे मिला था, तो 3 को मिला था। ध्यान रखना, 1954 में मिला हुआ था इनको। ठीक है जी, ये बात याद रखिएगा। अब पूरा फरवरी बीत गया, आज आखिरी दिन है, तो फरवरी महीने का एक लास्ट बार रिवीजन कर लेते हैं जितने भी दिवस आए हैं तो उनका। ठीक है, फिर उसके बाद कल से हम लोग अगले मार्च की बात करेंगे। 2 फरवरी को विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाया गया। 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस मनाया गया। 10 फरवरी को विश्व दलहन दिवस मनाया गया। यहाँ पर उनकी थीम और उनसे रिलेटेड डिटेल्स हैं जो आप वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं। 10 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मिर्गी दिवस मनाया गया। 11 फरवरी को विश्व यूनानी दिवस। 11 फरवरी को सुरक्षित इंटरनेट दिवस। 11 फरवरी को ही विज्ञान में महिलाओं और बालिकाओं के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस। 11 फरवरी को समर्पण दिवस। और 13 फरवरी को राष्ट्रीय महिला दिवस। 13 फरवरी को विश्व रेडियो दिवस। 15 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय बाल कैंसर दिवस। 17 फरवरी को विश्व पर्यटन लचीलापन दिवस। 20 फरवरी को विश्व सामाजिक न्याय दिवस। 20 फरवरी को मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश का स्थापना दिवस। 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस। 23 फरवरी को विश्व शांति एवं समझ दिवस। और 24 फरवरी को राष्ट्रीय उत्पाद शुल्क दिवस। 24 से 28 फरवरी वित्तीय साक्षरता सप्ताह। 27 फरवरी को विश्व एनजीओ दिवस और 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस सीवी रमन की खोज के लिए दिया गया। ठीक है ना?
खोज के लिए। कौन सी खोज? रमन इफेक्ट की इन्होंने खोज की थी। ठीक है, चलिए अगला। किस आईआईटी संस्थान ने भारतीय रेलवे के सहयोग से भारत का पहला हाइपरलूप परीक्षण ट्रैक लॉन्च किया? अभी कल ही मैंने इस पर आपको वीडियो दी थी कि भारत का पहला हाइपरलूप टेस्ट ट्रैक सक्सेसफुली रेलवे ने लॉन्च कर दिया है, मतलब टेस्टिंग कर दिया है इसका सक्सेसफुली। और ये टेस्टिंग की गई है किसकी मदद से? आईआईटी मद्रास की मदद से। एक्चुअली में रेलवे ने फंड किया था और आईआईटी मद्रास ने इसको, वहाँ के रिसर्चर्स ने इसको डेवलप किया है और इसके पहले ट्रैक का परीक्षण भी किया गया है, टेस्टिंग किया गया है सफलतापूर्वक। अब ये टेस्ट इतना ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि अब आप समझो कि भारतीय रेलवे का पूरा पूरा एकदम इज्जत ही बदल जाएगा इनका, है ना। जो भारतीय रेलवे इसलिए बदनाम होती है कि यहाँ घंटों घंटों लेट होती है ट्रेनें, हाइपर लूप आ जाने से आप समझो कि मिनटों में, कुछ ही घंटों में या आधे घंटे में बहुत लंबी लंबी दूरी तय कर पाओगे। एक अनुमान के लिए आपको बता दें कि जैसे दिल्ली से जयपुर की दूरी 300 किलोमीटर की है लगभग में, और इस दूरी को मात्र 30 मिनट में पूरा किया जा सकेगा, तो ये एक बड़ा उपलब्धि होगा। खैर, अभी ऐसा नहीं है, ये तो एग्जाम्पल के लिए बताया हूँ, ऐसा नहीं है कि दिल्ली से जयपुर के बीच में चल रही। कल मैंने जब वीडियो बना कर की थी तो एक दो लोग कमेंट किए थे ऐसे कि दिल्ली से जयपुर के बीच में क्यों चलेगी पहले, तो वहां पर चलेगी नहीं, वो एक अनुमान बताया गया था कि इसकी स्पीड है। ठीक है ना, इसकी स्पीड है, मतलब अगर इस हिसाब से आप रेशियो लगाओगे तो आधे घंटे में 300 किलोमीटर, मतलब एक घंटे में 600 किलोमीटर, तो 600 किलोमीटर पर आवर की इसकी स्पीड है अपने वाली की। वैसे हाइपरलूप की क्षमता तो अलग है। हाइपरलूप की क्षमता टोटल पहुंच सकती है 1200 किलोमीटर प्रति घंटे तक। जो एलन मस्क वगैरह की है हाइपरलूप वन कंपनी, उनकी कंपनी के द्वारा, और दुनिया के तमाम देश और जो हाइपरलूप पर काम कर रहे हैं, उनकी हजार हजार किलोमीटर प्रति घंटे से दौड़ रही हैं। तो अपना जो भारत में अभी बन रहा है उसकी शुरुआती टाइम पर अभी 600 किलोमीटर प्रति आवर की, प्रति घंटे की रफ्तार से ये बनाया जा रहा है। ठीक है ना। फिलहाल इसका जो ट्रैक की लंबाई है जिस पर टेस्टिंग हुई है वो 422 मीटर की थी, मतलब आधे किलोमीटर पर अभी ये ट्रैक का परीक्षण किया गया, और इसके बाद ये अनुमान लगाया गया कि आगे हम इस पर काम करेंगे। 1-1 मिलियन डॉलर करके 2 बार रेलवे ने फंड किया था आईआईटी मद्रास को। अभी रेलवे मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव जी ने यह भी कहा है कि हम फिर से 1 मिलियन देने को तैयार हैं, और गो अहेड बोल दिया है हाँ आईआईटी मद्रास को। खैर, हाइपरलूप क्या होता है, कैसे काम करता है, किस प्रकार से रन होता है, कल की वीडियो जाकर के चैनल पर देख लीजिए, पूरा अच्छे से डिटेल में मैंने समझाया है कि कैसे ये मैग्नेटिक फील्ड का यूज करके कैसे एक दूसरे से रिपल्स करते हुए ये जाएगी। ठीक है, चलिए, तो खैर अभी टाइम लगेगा उसमें, 2025 तक उसकी टेस्टिंग प्रक्रिया भी पूरी होगी, उसके बाद 2030 तक हो सकता है ये चल जाए किसी एक जगह पर। अगला, हाल ही में किस देश के वैज्ञानिकों ने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव का पहला विस्तृत भौगोलिक मानचित्र जारी किया है? भारत के चंद्रयान ने, भारत के चंद्रयान ने अभी एक दुनिया का पहला, या कहें अपनी पृथ्वी में पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी ने चंद्रमा का पूरा पूरा मैप अच्छे से ये जारी कर दिया है, रिलीज कर दिया है। मैप का मतलब कि ऐसा मैप कि उसमें हर एक छोटी से बड़ी डिटेल है। ठीक है, ऐसा मैप, इतना विस्तृत मैप अभी तक नहीं आया हुआ था। तो साउथ पोल एरिया का ये जारी किया गया है, मेड फ्रॉम चंद्रयान, चंद्रयान के डेटा से ये किया गया है जारी। तो पहला विस्तृत भूवैज्ञानिक मानचित्र है चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव का। अच्छा, भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला अहमदाबाद, पंजाब विश्वविद्यालय चंडीगढ़ और इसरो के इलेक्ट्रो ऑप्टिक सिस्टम प्रयोगशाला, इन सब ने मिल करके ये लॉन्च किया है, चंद्रयान का डेटा लेकर के ये मैप डिजाइन किया हुआ है। इसमें चंद्रमा की सतह की स्थलाकृति, गड्ढों का निर्माण, खैर ये सब छोड़ो, मैं आपको फैक्ट बताता हूँ जो आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। LV-M3-M4 ये था रॉकेट का नाम, जिस रॉकेट के से अपना चंद्रयान 3 गया था, चंद्रयान 3 गया था। ठीक है ना। उसके बाद और इसमें गया था अपना प्रज्ञान रोवर, ठीक है ना, और विक्रम लैंडर। विक्रम लैंडर था, लैंडर का नाम था विक्रम, विक्रम लैंडर था, और रोवर का नाम था प्रज्ञान, प्रज्ञान रोवर था। ठीक है, कब गया था भाई? तो ये लॉन्च किया गया था 14 जुलाई को, और जाकर पहुंचा अगस्त में, 23 अगस्त को। ठीक है ना, 14 जुलाई को लॉन्च किया गया था 2023 में, और 23 अगस्त को पहुंचा 2023 में। ठीक है, तो ये 23 अगस्त 2023 को 6:04 पर पहुंचा था चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर। भारत चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला पहला देश था, सक्सेसफुली लैंड करने वाला, और चंद्रमा पर पहुंचने वाला दुनिया का चौथा देश था। क्लियर है ना, ये सब फैक्ट लिख डालना अपने नोट्स में। अगला,
फरवरी 2025 में किससे जर्मनी का नया चांसलर बनने की घोषणा की गई? इस पर भी मैं वीडियो दे चुका हूँ। जर्मनी में हिटलर की वापसी हो गई है, समझो एक प्रकार से, है ना। जर्मनी का एक चांसलर ऐसा आया हुआ है ना, खतरनाक टाइप से है। जैसे ट्रम्प अपने देश के लिए मेक अमेरिका ग्रेट अगेन कर रहे हैं, ऐसे ये बंदा आया हुआ है और कह रहा है मेक यूरोप ग्रेट अगेन, है ना। मतलब ये पूरे पूरे यूरोप को ही ग्रेट बनाने में लगे हैं। खैर, इनका नाम है फ्रेडरिक मर्ज। ठीक है। पेशे से तो ये कानूनी जानकार हैं काफ़ी अच्छे खासे। एक बार राजनीति से संन्यास ले चुके हैं, दोबारा से ये वापसी किए हुए हैं। एंजेला मार्केल से इनकी 36 का आंकड़ा चलता था। एंजेला मार्केल की ही पार्टी से हैं ये। तो जब वो पार्टी में आई, वो चांसलर बनी, तो इनका पत्ता साफ हो गया, ये राजनीति ही संन्यास ले लिए, छोड़ दिए थे। जब वो एंजेला मार्केल 2018 में राजनीति से संन्यास ली, तो ये फिर से राजनीति में कूद पड़े, और कूदे ऐसे कि अब देखो, एलाफ स्कॉल्स मतलब जो विपक्षी पार्टी के थे उनको हटा करके इस बार चुनाव जीत लिया इन्होंने। और हालांकि वहाँ का चुनाव काफ़ी अटपटा होता है, किसी हिसाब से ये तिकड़म लगा करके अपना मतलब कि सत्ता पर पहुंच गए हैं। ठीक है। तो ये बन गए हैं अब नए चांसलर। वहाँ पर सबसे पावरफुल पद होता है चांसलर का। ठीक है। जैसे अपने यहाँ सबसे पावरफुल पद होता है प्रधानमंत्री का, ऐसे वहाँ पर चांसलर का होता है। ठीक है। तो ये चांसलर बन गए हैं फेडरिक मर्ज, ये बात ध्यान रखना। किसकी जगह पर आए हैं? एलॉफ स्कोल्स की जगह पर। उनको इस बार हरा दिया है इन्होंने। ठीक है। वहाँ पर बहुत सारी पार्टियां हैं जर्मनी में, इसलिए कभी किसी को पूर्ण बहुमत नहीं आता, है ना। जैसे अमेरिका में देखो, दो ही पार्टी है, सबसे बड़ी दो ही होती हैं, या तो रिपब्लिकन या तो डेमोक्रेटिक। इन्हीं दोनों के बीच में होता रहता है ना, हाथी और गधे की लड़ाई होती है। यहाँ पर अगर बात करें, इंडिया में भी आप देखोगे तो दो बड़ी पार्टियां आपको दिखेंगी विस्तृत रूप में, है तो यहाँ भी कई, लेकिन दो बड़ी पार्टियां दिखेंगी, बीजेपी कांग्रेस। ठीक है। और इसी में अलायंस आपस में कर करके ये लोग बनाते हैं। लेकिन यहाँ पर इतनी ज़्यादा पार्टियां हैं कि यहाँ का चुनाव भी काफ़ी अजीब टाइप का है। पार्टी को अलग वोट दिया जाता है, कैंडिडेट को अलग वोट दिया जाता है। तो इस पर भी मैंने वीडियो दी हुई है, आप जाकर के वो वीडियो देख सकते हैं। और फ्रेडरिक मर्ज पर, खैर 1949 में कॉनराड एडेनायर के बाद इस पद को ये संभालने वाले सबसे उम्रदराज व्यक्ति भी होंगे। बर्लिन राजधानी है जर्मनी की, मुद्रा यूरो होती है। फ्रांक वाल्टर स्टाइनमायर यहाँ के राष्ट्रपति हैं, लेकिन राष्ट्रपति नाम मात्र के होते हैं, पावर असली चांसलर के पास होता है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। संयुक्त अरब अमीरात की ब्लू वीजा प्रणाली विदेशियों को कितने वर्ष की रेजिडेंसी प्रदान करती है? अभी यूएई ने एक नया वीजा सिस्टम इंट्रोड्यूस किया है, जो कि है ब्लू वीजा सिस्टम। ये ब्लू वीजा सिस्टम क्या है? देखो, जैसे गोल्डन वीजा होता है, जैसे ग्रीन वीजा होता है, ऐसे एक नया वीजा है ब्लू वीजा। तो इसको 10 साल के लिए जारी किया है किसने? यूएई ने। यूएई ऑफर करता है तरह तरह का वीजा सिस्टम लॉन्च करके कि आओ हमारे देश में रहो, ठीक है ना। लेकिन सही तरीके से, जैसे गोल्डन वीजा प्रणाली जो बहुत एलीट क्लास के होते हैं, जो बहुत अच्छा वहां पर आकर के इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं यूएई में, उनको देता है। ग्रीन वीजा प्रणाली के लिए भी दिया जाता है। ऐसे ही यहाँ पे ब्लू वीजा प्रणाली शुरू की गई है। अभी गोल्डन वीजा प्रणाली अमेरिका ने भी शुरू किया है, उसको कल मैं क्वेश्चन लूंगा। ठीक है। आज इसको समझ लो। तो वीजा प्रणाली मतलब यही है। वीजा तो आप समझते हो ना, वीजा पासपोर्ट तो मैं आपको समझा चुका हूँ, फिर से समझ लो एक बार जो लोग नए हो। पासपोर्ट मतलब एक ऐसा डॉक्यूमेंट जो आपकी गवर्नमेंट देती है, आपके देश की गवर्नमेंट देती है, आप किसी अगर दूसरे देश में जा रहे हो तो। ठीक है। मतलब अगर किसी दूसरे देश में जा रहे हो तो आपको आपकी गवर्नमेंट के द्वारा जो डॉक्यूमेंट दिया जाएगा उसे कहेंगे पासपोर्ट। लेकिन जिस देश में जा रहे हो, और आप दूसरे देश के नागरिक हो, किसी देश में जा रहे हो, तो उस देश से आपको अगर परमिशन लेनी है तो उसके लिए जो डॉक्यूमेंट चाहिए होगा उसे कहेंगे वीजा। ठीक है ना। तो वीजा मतलब एक व्यक्ति के अंदर पासपोर्ट, एक व्यक्ति के पास पासपोर्ट एक ही होना चाहिए, वीजा उसके पास कई हो सकता है। भाई जितने देश में जाना चाहेगा उसके उतनी देश पास उसका वीजा होगा, है ना। जब तक रहेगा, जब तक का वीजा रहेगा तब तक कि उस देश में रह पाएगा। तो यहाँ 10 साल के लिए ये जारी किया गया है। मतलब अगर कोई व्यक्ति जाता है ब्लू वीजा लेकर के, तो 10 साल तक वो वहां पर रह सकता है। ठीक है ना। चलिए, खैर, कल मैंने आपको पासपोर्ट के बारे में एक रैंकिंग बताई थी कि किस में किस देश के पास कितना महंगा पासपोर्ट है होता है। तो उसमें मैंने बताया आपको, मैक्सिको का पासपोर्ट सबसे महंगा है, यूएई का पासपोर्ट सबसे सस्ता है। मतलब यूएई के नागरिक अगर हैं तो उनका पासपोर्ट सबसे सस्ता है। वीजा, ये सिस्टम लॉन्च किए हैं वीजा वाला अलग। ठीक है। तो पहले विश्व सरकार सम्मेलन जो अभी हुआ, यह पहल विश्व सरकार सम्मेलन अभी जो हुआ 2025 का 11 से 13 फरवरी, उसी के दौरान ये घोषणा किया गया। ये आपको याद होगा, मैं बता चुका हूँ आपको। ठीक है। तो क्वेश्चन इसका अभी निकल करके आया है, ये भी कवर कर लो। मोहम्मद बिन जायद अल नहयान यहाँ के राष्ट्रपति हैं, ये बात ध्यान रखना। देखो, फैक्ट जल्दी जल्दी आते हैं तो आप लोग कॉपी पेन लेकर के बैठा करो। बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे फैक्ट होते हैं जो मैं ऐसे वर्बली बता देता हूँ, तो उनको आप नोट डाउन कर लिया करो। ठीक है। आगे,
और जीएस सफलता बैच और अर्जुन बैच, इसका आज आखिरी दिन है ऑफर फायदा उठाने का। तो आप महादेव कूपन कोड यूज करोगे, MAHADEY महादेव कूपन कोड यूज करोगे तो आपको 199 में ये मिल जाएगा। जिनको जिनको कोई ई बुक चाहिए वो ई बुक पर भी 60% का डिस्काउंट है, तो अभी जा करके आप ऐप से ई बुक वगैरह भी ले सकते हो। आगे बढ़ते हैं, MJT ऐप पर मिलेगा सब कुछ, ठीक है। अगला, हाल ही में किस राज्य सरकार ने स्कूली बच्चों के लिए शिक्षा संजीवनी बीमा योजना नामक एक दुर्घटना बीमा योजना शुरू की? तो शिक्षा संजीवनी बीमा योजना ये शुरू की है राजस्थान सरकार ने। राजस्थान सरकार की ये एक बच्चों के लिए, स्कूली बच्चों के लिए दुर्घटना बीमा योजना है। मतलब अगर एक्सीडेंटल केस हो जाता है बच्चों का, तो बच्चों के लिए ये बीमा योजना होगी जो गवर्नमेंट देगी, राजस्थान सरकार, ठीक है। तो 1 से 5 तक के जो छात्र होंगे उनके लिए ये योजना है। 26 फरवरी से इसका शुभारंभ किया गया उदयपुर के रेजिडेंसी स्कूल से। तो राज्य के शिक्षा और पंचायती राज मंत्रालय ने इसका उद्घाटन किया है। इसमें वंडर सीमेंट, ज्यूरिक कोटक जनरल इंश्योरेंस और भारतीय स्टेट बैंक मिलकर के इस योजना के भागीदार होंगे। बीमा कवरेज 1 लाख रुपए तक का होगा, जबकि अभिभावक के लिए ये 1.35 लाख रुपए होगा। मतलब अगर बच्चे को कोई छोड़ने जा रहा है अपने बच्चे को स्कूल, अब उस अभिभावक की भी अगर मृत्यु हो जाती है बच्चे के साथ साथ, तो उसके लिए 1.35, बच्चे के लिए 1 लाख मिलेंगे। अगला, राजस्थान के बारे में अगर बात करें, राजस्थान आपको यहाँ दिख जाएगा। जयपुर यानी पिंक सिटी इसकी राजधानी होती है। सबसे बड़ा राज्य है ये भारत का क्षेत्रफल के मामले में। भजन लाल शर्मा बीजेपी पार्टी के यहाँ से सीएम है। गवर्नर है हरिभाऊ किशन राव बागड़े। 41 जिले हैं यहाँ पर, 200 विधानसभा में सीटें हैं, 25 लोकसभा में और 10 यहाँ से राज्यसभा में सीट जाती है। राजस्थान की बात करें, बॉर्डर किससे किससे लगाता है, तो पंजाब से लगाता है, हरियाणा से लगाता है, उत्तर प्रदेश से लगाता है, मध्य प्रदेश से और गुजरात से। पुष्कर झील है, राजसमंद है, सांभर झील है, सबसे खारी झील है सांभर, पिछौला है, फतेह सागर है, जयसमंद है, ये सभी झीलें हैं। सरिस्का नेशनल पार्क, रणथंभौर नेशनल पार्क और केवलादेव घाना पक्षी विहार, ये सभी यहाँ पर है। घूमर, पानिहारी, कालबेलिया, गोगा ये प्रमुख लोक नृत्य है। राजस्थान में लोक कला में मेहंदी लगाना, ठीक है, रंगोली बनाना, ये प्रमुख लोक कलाएं हैं। आगे, हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार 2024 में किस देश में सबसे ज्यादा इंटरनेट शटडाउन देखा गया? तो अभी एक रिपोर्ट आई, इसमें सबसे ज्यादा इंटरनेट शटडाउन देखा गया म्यांमार में। लेकिन अगर इसमें दो टाइप से रिपोर्ट जारी की गई कि सबसे ज्यादा कहाँ पर, तो सबसे ज्यादा यहाँ पर, ठीक है ना, सबसे ज्यादा इंटरनेट शटडाउन म्यांमार में। लेकिन सबसे ज्यादा लोकतांत्रिक देश कौन सा है जहां पर देखा गया, तो वो भारत रहा। सबसे ज्यादा इंटरनेट शटडाउन वो भी लोकतांत्रिक देश में, लोकतांत्रिक देश में, ठीक है ना, मतलब डेमोक्रेटिक कंट्री। अब आप कहोगे इसका डेमोक्रेसी क्या मतलब है इंटरनेट शटडाउन का? है, ये इंटरनेट शटडाउन उस इंटरनेट शटडाउन की बात हो रही है जब किसी गवर्नमेंट के द्वारा किसी एरिया पर एक खास एरिया में शटडाउन कर दिया जाता है। तो कब किया जाता है शटडाउन? जब कोई विद्रोह हो रहा होता है, कोई दंगा हो रहा होता है, कोई आतंकवादी गतिविधियां हो रही होती हैं, तो उस एरिया में सरकार उसको कोई हेट स्पीच ना फैल जाए, इसके लिए इंटरनेट डाउन कर देती है, ठीक है। तो ये तो डेमोक्रेटिक कंट्री में होती है कि चलो दंगा वगैरह हो रहा है तो उस तब मामले में कर दिए। और जो तानाशाही कंट्रियां होती हैं वो क्या करती हैं, वो किसी भी प्रकार के मुद्दे उठ ही ना पाए, दूसरे देश में जा ही ना पाए, इसलिए जबरदस्ती इंटरनेट शटडाउन कर देती हैं। खैर, तो ये डेमोक्रेटी जो है इस कंट्री में भारत 84 बार इंटरनेट शटडाउन किया 2024 में, म्यांमार 85 बार किया है। तो म्यांमार सबसे ज्यादा, लेकिन डेमोक्रेटिक में भारत सबसे ज्यादा, ठीक है। अब 84 में से देखिए 41 विरोध प्रदर्शनों से संबंधित थे और 23 सांप्रदायिक हिंसा के कारण हुए थे भारत में जो हुए हैं। अब सबसे ज्यादा मणिपुर में हुआ, मणिपुर आप देख ही रहे हो, 2 साल से यहाँ का स्थिति खराब है, बिल्कुल जल रहा है। 21 बार सबसे ज्यादा इंटरनेट शटडाउन वहां देखा गया 2024 में केवल। हरियाणा में 12 बार और जम्मू कश्मीर में 12 बार। ये दोनों का समझ में आता है, इसका नहीं समझ में आता है। खैर, आगे देखते हैं। हाल ही में किस देश ने ग्रीन ट्रांजिशन अलायंस इंडिया GTAI पहल शुरू की? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, वर्ल्ड अफेयर से रिलेटेड। ग्रीन ट्रांजिशन अलायंस इंडिया ये पहल शुरू की है डेनमार्क ने। डेनमार्क, आप देखिए यहाँ पर आर्टिकल है, डेनमार्क अनाउंसेस ग्रीन ट्रांजिशन अलायंस इंडिया, ठीक है। तो भारत के साथ मिलकर के ये अलायंस किया जाएगा, ग्रीन ट्रांजिशन अलायंस इंडिया। डेनमार्क द्वारा भारत के साथ सतत ऊर्जा समाधानों पर सहयोग को मजबूत करने के लिए ये शुरू किया गया है। वैश्विक कार्बन तटस्थता प्राप्त करने की प्रतिबद्धता में मदद करता है।
अगर आपको याद हो तो डेनमार्क वो पहला देश बना था जिसने जिसने कार्बन को डंप करने के लिए, समुद्र के अंदर कार्बन को डंप करने के लिए एक योजना बनाई थी। दुनिया का पहला देश जो समुद्र के अंदर कार्बन को डंप करेगा, पूरा पूरा एक आइलैंड टाइप का बनाएगा। ठीक है, तो खैर डेनमार्क भी यूरोपियन कंट्री है। कोपेनहेगन राजधानी है, प्रधानमंत्री है मेट्टे फ्रेडरिक्सन, और डेनिश क्रोन यहाँ की करेंसी होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, फरवरी 2025 में संयुक्त राष्ट्र में यूक्रेन युद्ध रोकने और शांति बहाली के लिए लाए गए प्रस्ताव में अमेरिका ने किसके पक्ष में वोट दे दिया? तो देखिए ये एक बड़ा खेला हो गया, इस पर मैंने आपको वीडियो भी दी थी। अभी यूक्रेन में युद्ध रोकने और यूक्रेन में शांति बहाली के लिए यूएन में, संयुक्त राष्ट्र में एक प्रस्ताव पेश किया। 3 साल पूरा भी हुआ था तो उस पर भी एक प्रस्ताव था एक प्रकार से कि 3 साल बाद कितने कितने देश है जो पक्ष में वोट कर रहे हैं, कौन कौन विपक्ष में वोट कर रहा है। तो इससे एक पता लगता है ना कि इस मुद्दे पर लोगों की, पूरे विश्व की, पूरी दुनिया के देशों की राय क्या है। तो समय समय पर प्रस्ताव लाया जाता है। ऐसे ही यूक्रेन ने ये प्रस्ताव लाया कि शांति बहाल की जाए और रसिया यूक्रेन युद्ध रुके। तो इसके लिए यहाँ पर वोट, यूएन क्या करता है, केवल बस यही करता है और कुछ नहीं करता है, केवल वोटिंग कर करके ये दुनिया भर का मूड चेक करता है कौन किसकी तरफ है। तो यहाँ पर अभी यूक्रेन ने ये प्रस्ताव लाया हुआ था और अमेरिका ने पक्ष में, किसके पक्ष में वोट कर दिया? रूस के पक्ष में। यहाँ क्वेश्चन ये है कि अमेरिका किसके पक्ष में वोट किया? तो अमेरिका रूस के पक्ष में वोट कर दिया। इस पर मैंने आपको वीडियो दी थी, अगर आपको याद हो तो ये वीडियो मैंने आपको दी थी कि कोई ऐसा सगा नहीं जिसको अमेरिका ने ठगा नहीं। पूरा डिटेल से मैंने इसमें समझाया था ट्रंप ने कैसे जेलेंस्की को बिल्कुल बर्बाद कर दिया है। जेलेंस्की को ही नहीं, यूक्रेन को भी पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया है। रसिया का इसमें फ़ायदा हो रहा है और ऑब्वियस सी बात है रसिया फ़ायदा लेगा ही। खैर इस प्रस्ताव पर आते हैं। इस प्रस्ताव का नाम था एडवांसिंग ए कम्प्रिहेंसिव जस्ट ए लास्टिंग पीस इन यूक्रेन, और इस प्रस्ताव के खिलाफ वोट कर दिया अमेरिका ने रूस के पक्ष में वोट कर दिया। टोटल जब वोटिंग हुई तो उसमें 93 देशों ने इस प्रस्ताव का समर्थन किया, मतलब वो पीस चाहते थे। 18 देशों ने इसका विरोध किया, मतलब उनके अनुसार रसिया जो कर रहा है ये ठीक कर रहा है। 65 देश जो है वोटिंग से अब्सटेन रहे, दूर रहे। इन 65 देशों में भारत भी एक था। इंटरेस्टिंग बात यह है कि ब्रिक्स कंट्रीज का मेंबर है रसिया। ठीक है ना, अभी ब्रिक्स का सम्मेलन भी यहीं आयोजित हुआ था, लेकिन ब्रिक्स कंट्रीज में केवल रसिया ही इन 18 देशों में मतलब इस प्रस्ताव के खिलाफ रहा। बाकी सब ने अब्सटेन रहने का फैसला लिया कि मतलब ना हाँ में वोट करेंगे ना ना में वोट करेंगे। तो ब्रिक्स में ये हाल रही। G7 कंट्रीज में सभी ने इसके खिलाफ वोटिंग किया, लेकिन इकलौता देश था अमेरिका जो इसके खिलाफ वोट किया है। ठीक है ना, मतलब अमेरिका ने यूक्रेन के खिलाफ वोट किया, रूस के पक्ष में वोट किया। ठीक है, G7 के बाकी देश जो हैं वो रूस के खिलाफ और यूक्रेन के पक्ष में वोट दिए। ब्रिक्स के देशों के बारे में मैंने आपको बताया ही कि भारत के साथ साथ ब्राजील, चीन, दक्षिण अफ्रीका ये सभी अब्सटेन रहे। ठीक है, भारत भी अब्सटेन रहा। तो ये थे क्वेश्चंस आज के दिन से। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक शेयर कीजिएगा। लास्ट डे के क्वेश्चन की देखते हैं हम लोग। लास्ट डे मैंने पूछा था आपसे, युगांडा इंटरनेशनल चैलेंज बैडमिंटन चैंपियनशिप का पुरुष एकल किसने जीता है? तो मनराज सिंह ने जीता था। और मध्य प्रदेश वैश्विक निवेशक शिखर सम्मेलन कितने वर्षों के बाद हुआ? तो 2 वर्षों के बाद हुआ था। आज आपको क्या बताना है? आज आपके लिए क्वेश्चन है कि एडवांटेज असम 2.0 निवेश और अवसंरचना शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया? दूसरा, संयुक्त राष्ट्र के महिला शांति सैनिकों का पहला सम्मेलन में कितने देशों ने भाग लिया? दोनों क्वेश्चन के बारे में आपको जो भी पता हो डिटेल से जरूर आंसर करना। ठीक है, थैंक यू सो मच यहाँ तक वीडियो देखने के लिए। मिलेंगे अगली वीडियो में अगले दिन, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।